friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with philosophical foundation of education, जिसके अंदर हमने कई वीडियोस पहले देखी हैं और हमने इंडियन फिलोसोफर्स को कवर किया है, जिसके अंदर हमने पढ़ा है महात्मा गांधी को, जे कृष्णमूर्ति को, रविन्द्रनाथ टैगोर को और भीमराव अम्बेडकर जी को। तो इन 4 फिलोसोफर्स की हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूरी वीडियोस देखी हैं और अब हमने स्टार्ट कर दिया है हमारा वेस्टर्न फिलोसफी, जिसके अंदर हमने प्लेटो के बारे में पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे रूसो का शिक्षा दर्शन यानी एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रूसो। तो इनके बारे में हम पूरे सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे और आपका ये एक और क्वेश्चन रेडी हो जाएगा एग्जाम के लिए। इसके अंदर आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि इनका जीवन का कार्य क्या है, इनका दर्शन क्या है, इनके शैक्षिक दर्शन क्या है, शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं इनके हिसाब से, क्या क्या विद्यालय के एक तरीके से परिवर्तन क्या क्या होने चाहिए, विद्यालय के अंदर शिक्षक कैसे होने चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, स्कूल का डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, वुमेन एजुकेशन कैसी होनी चाहिए यानी कि जो एक महिला शिक्षा है। तो ये चीजें हम इनके बारे में इस पूरी वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो लॉन्ग होने वाली है तो आप बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक ये वीडियो देखिए और आपको सारे पॉइंट्स इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम इसके अंदर रूसो का शिक्षा दर्शन यानी एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रूसो। रूसो का शिक्षा दर्शन, इसके अंदर स्टार्टिंग कहाँ से है, सबसे पहले हम इनके बारे में लिखेंगे थोड़ी सी डिटेल, लगभग 5 से 6 लाइन्स की इनकी डिटेल लिखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ और इनका बेसिकली इनका जीवन क्या था। तो सबसे पहले देखेंगे रूसो का जीवन व कार्य, द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ रूसो। तो इसके अंदर क्या है, रूसो का जन्म सन 1712 यानी 1712 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक नगर में हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था, जिनेवा नामक नगर में हुआ था, कहाँ, स्विट्जरलैंड में। और ये एक गरीब परिवार में हुआ था इनका जन्म। आगे है, रूसो के पिता एक घड़ी साज थे, मतलब एक घड़ी साज जो घड़ी वगैरह रिपेयर करते हैं वो थे। आगे क्या है, रूसो के जन्म के बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, उनका देहांत हो गया था। और क्या हुआ था आगे, जो उनके पिता थे, पिता ने रूसो के लालन पालन में कोई भी ध्यान नहीं दिया, मतलब जब उनकी मदर की डेथ हुई तो उसके बाद उनके फादर ने उनकी जो परवरिश थी उसके अंदर कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आगे क्या है, इसके बाद उनका काम इधर उधर घूमना, मतलब जब उनको परिवार से अटेंशन नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, इधर उधर घूमना शुरू कर दिया और क्या किया, उपन्यासों को पढ़ने में व्यस्त हो गए वो। तो इन्होंने इधर उधर घूम के अपने समाज को देखा, किस तरीके का समाज है, किस तरीके का कल्चर है, और उपन्यासों को पढ़ने में वो लीन हो गए। आगे क्या है, वह प्राकृतिक दृश्यों से प्रेम करने लगे, क्योंकि वो इधर उधर घूमते थे तो वो अपनी प्रकृति से जुड़ते गए और उनका प्रेम जो था वो प्रकृति के लिए बढ़ता गया। आगे क्या है, सन 1970 में रूसो ने सर्वप्रथम द प्रोग्रेस ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस यानी द प्रोग्रेस ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का ये नाम था द प्रोग्रेस ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस। तो ये आपको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि आप अगर इनके कई 2-4 बुक्स ऐसी लिख देंगे तो टीचर को एक बार को कवर हो जाएगा कि आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। आगे हम देखेंगे रूसो का दर्शन यानी फिलॉसफी क्या थी रूसो की, रूसो का एक देखने का नजरिया, उनकी जिज्ञासा क्या थी। तो आगे हम देखेंगे इसके अंदर रूसो के दर्शन का प्रमुख अंग है, क्या है इनके जीवन का या दर्शन का प्रमुख अंग, उसकी प्रकृतिवादी विचारधारा यानी उनकी जो विचारधारा थी, उनके जो थॉट्स थे वो कैसे थे, प्रकृतिवादी यानी नेचुरलिज्म को फॉलो करते थे। आगे क्या है, समाज की कृत्रिमताओं, विषमताओं, आडंबरों और खोखले कार्यों को रूसो ने जीवन भर देखा है, मतलब अपने समाज में जब उन्हें अपने परिवार से अटेंशन नहीं मिला, अपने समाज से अटेंशन नहीं मिला तो उन्हें इन सब चीज़ों को देखकर एक एक्सपीरियंस मिला। आगे क्या है, इसीलिए उन्होंने प्रकृति को अपने जीवन का केंद्र माना, मतलब जो प्रकृति है, जो नेचर है, उन्होंने क्या माना कि जो समाज है और जो फैमिली है वो किसी के काम नहीं आती इनके हिसाब से। तो इन्होंने क्या कहा, जो प्रकृति है वो उनके जीवन का केंद्र बना और वो दूसरों को भी ये संदेश देते थे कि जो प्रकृति है वही सबसे जुड़ी हुई है जन्म से लेकर मृत्यु तक। रूसो ने प्रकृति की ओर चलो ये एक नारा दिया था, प्रकृति की ओर लौटो, तो ये इनका एक नारा था, बैक टू नेचर। आगे क्या है, रूसो का कहना है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र एवं समान
होते हुए भी क्या होते हैं, समाज के बंधकों में जकड़े होते हैं। मतलब अगर वो स्वतंत्र हैं भी, लेकिन वो समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, वहाँ के कल्चर से, वहाँ की मान्यताओं से, वहाँ के मॉरल से एक तरीके से जकड़े हुए रहते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, ये समाज के अगेंस्ट है, ये समाज के अगेंस्ट नहीं है। अगर आपने कुछ कर दिया और वो समाज के अगेंस्ट है तो समाज उसका विरोध करेगा। तो यही सारी चीजें थी जो रूसो कहते थे कि समाज समाज में मनुष्य जो है वो स्वतंत्र भले ही है, समान भले ही है, लेकिन वो फिर भी नियमों से जकड़ा हुआ है। समाज के संकेतों पर कार्य करते हैं। मतलब जो लोग हैं वो समाज के संकेत, समाज जो उन्हें संकेत देता है, जो उसके रूल रेगुलेशंस मॉरल्स होते हैं उसके अनुसार ही वो कार्य करता है। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति हमें स्वतंत्रता देती है, लेकिन जो प्रकृति है वो हमें स्वतंत्रता देती है, फ्रीडम देती है, वो किसी चीज में हमें जकड़कर नहीं रखती, ना ही बांधती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रूसो की शैक्षिक विचारधारा यानी एजुकेशनल आइडियाज ऑफ रूसो। जो रूसो थे उनकी एजुकेशनल विचारधारा क्या थी? अभी तक हमने देखा रूसो के दर्शन यानी फिलोसफी ऑफ रूसो। अब उनकी शिक्षा के हिसाब से क्या विचारधारा है वो देखेंगे। तो इसके अंदर है रूसो के शैक्षिक विचारों में उनके दार्शनिक विचारों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब जो उनका दर्शन है, जो उनकी फिलोसफी है, वो कहाँ दिखाई देती है? इनके शैक्षिक विचारों में, क्योंकि वो शिक्षा को भी अपनी प्रकृति से जोड़ते थे। आगे क्या है? वह रूढ़िवादी, मतलब जो स्टीरियोटाइप्स होती है अपनी सोसाइटी की, उससे स्टीरियोटाइप्स और संविधिक शिक्षा जो होती है उसका घोर विरोध करते थे। उनका कहना है कि यह रूढ़िवादी एक तरीके से क्या है, रूढ़िवादी संविधिक शिक्षा जो है वो मनुष्य की बनाई हुई है, मतलब उसके द्वारा क्रिएट की गई है, अतः अच्छी नहीं है। मतलब ये जो रूढ़िवादी संविधिक शिक्षा है ये अच्छी नहीं है। उनके अनुसार क्या था? प्रत्येक वस्तु विधाता के यहाँ से अच्छी आती है। मतलब जो वस्तु है, कोई सी भी किसी भी चीज से रिलेटेड अगर हम बात करें तो वो विधाता के यहाँ से अच्छी आती है, लेकिन जो मनुष्य होता है वो उसके साथ छेड़छाड़ करता है और उसके अंदर क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में उसको बिगाड़ देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रूसो के विचार के रूसो के विचार से केवल ज्ञानार्जन अथवा ज्ञान का प्रदान करना ही वास्तविक शिक्षा नहीं है। मतलब रूसो के अनुसार क्या था कि जो ज्ञान का अर्जन है वही सिर्फ एक शिक्षा नहीं है, वास्तविक शिक्षा नहीं है। बालक की आंतरिक शक्तियों के स्वाभाविक विकास का नाम ही शिक्षा है। मतलब जो उसकी आंतरिक शक्तियां हैं, इंटरनल पावर है, उसका विकास करना, स्वाभाविक विकास करना ही शिक्षा है। शिक्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, शिक्षा जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, ना कि कृत्रिम, वह एक आंतरिक विकास है। तो ये एक कृत्रिम नहीं है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये एक आंतरिक विकास भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे रूसो की शिक्षा की योजनाएं यानी जो एजुकेशनल प्लानिंग्स हैं रूसो के हिसाब से वो क्या है, वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते थे। तो ये था, रूसो ने बालक के जीवन को 4 भागों में बांटा है। रूसो जो है उन्होंने बालक के जीवन को 4 भागों में बांटा है। जैसे कि हमने फिलोसफी में पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी, उन्होंने भी एक तरीके से बच्चों के जो एक बच्चे का जीवन है या किसी भी मनुष्य का जीवन है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था। उसी तरीके से रूसो ने भी शिक्षा की योजना किस प्रकार बनाई, बालक के जीवन को 4 भागों में बांटकर। तो फर्स्ट है इसके अंदर हमारा शैशवावस्था की शिक्षा। मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं, इन्फेंसी पीरियड में होते हैं, जन्म से 5 साल तक शारीरिक विकास पर बल देना चाहिए। मतलब उनको एजुकेशन के अंदर नहीं ढकेलना चाहिए कि आपको स्टार्टिंग से ही एजुकेशन लेनी है। जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं बस आपको 2.5 या 3 साल में स्कूल में भेज दिया जाता है। उन्होंने क्या समय तय किया? जन्म से लेके 5 साल तक सिर्फ शारीरिक विकास पर बल देना चाहिए ताकि उसकी मसल्स, उसके बॉडी पार्ट्स, उसकी बोन्स वगैरह स्ट्रांग हो। आगे क्या है? बाल्यावस्था की शिक्षा। बाल्यावस्था मतलब जो एक प्राइमरी लेवल होता है वो उस समय पर क्या किस तरीके की शिक्षा होती है? 5 से 12 साल तक ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण यानी जो हमारे सेंसेस होते हैं उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। थर्ड है हमारा किशोरावस्था की शिक्षा यानी 12 से लेकर 15 साल तक या 16 साल तक। हर राइटर अपने अपने हिसाब से अलग अलग एजेस 2 साल ऊपर नीचे कर देते हैं। तो इसके अंदर 12 से 15 साल तक है जिसके अंदर है मानसिक शिक्षा पर बल देना। मतलब मानसिक शिक्षा जो एक मेंटली लेवल से जो शिक्षा होती है उस पर बल देना है। और फोर्थ है इसके अंदर युवावस्था की शिक्षा यानी 15 से लेकर 20 साल तक या 22 साल तक। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? नैतिक यानी मॉरल एजुकेशन, सामाजिक यानी सोशल एजुकेशन, धार्मिक यानी हमारा रिलीजन के लेवल पर जो एजुकेशन होता है, और भावात्मक यानी इमोशनल लेवल पर या कॉग्निटिव लेवल पर जो भी शिक्षा होती है उस पर बल देना चाहिए।
नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य क्या है, एम ऑफ एजुकेशन क्या है रूसो के हिसाब से। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार करना, बालक को किसी भी ऐसे विशिष्ट कार्य के लिए तैयार करना ना होकर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी विशिष्ट कार्य के लिए उसको, किसी भी स्पेशल वर्क के लिए आप उसको तैयार कर रहे हैं, उसे स्वयं जीवन के लिए तैयार करना और एक मनुष्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे उनका कहना है, मतलब जो उनके शिक्षा के एक तरीके से उद्देश्य है उसमें उनका क्या कहना है कि मुझे इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि मेरा शिष्य जो है या सेना चर्च या मेरा शिष्य सेना चर्च या किसी भी न्यायालय में कार्य करे। आगे क्या है, इससे पूर्व कि वह अपने माता पिता के व्यवसाय को करने का विचार करे, उससे पहले वो अपने माता पिता के कार्य को जो व्यवसाय है उनका उसको करने के लिए विचार करे। आगे क्या है, प्रकृति चाहती है कि वह मनुष्य बने। आगे क्या है इसके अंदर, रूसो ने शिक्षा का उद्देश्य बालक को जीवन कला का ज्ञान प्रदान करना माना है। मतलब रूसो ने क्या कहा है कि शिक्षा जो है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक को जीवन कला, मतलब जीवन का जो आर्ट है, जीवन की जो कला है उसका ज्ञान प्रदान करना है, उसको उसकी नॉलेज गेन करनी है। लेकिन ऐसा जीवन जो जीवित है, मतलब ऐसा जीवन जो जीवित है, सच में अलाइव है तथा जीवित रहने योग्य है, इतनी एबिलिटी है उसके अंदर जो जीवित रहने, एक तरीके से ये नहीं है कि आप ऐसी बस जिए जा रहे हैं, उसको इंजॉय करके जीना है। नेक्स्ट हम देखेंगे पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए रूसो के हिसाब से, यानी करिकुलम। तो इसके अंदर रूसो ने कहा है कि शिक्षा के उद्देश्य की तरह, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसकी तरह ही रूसो ने पाठ्यक्रम का निरूपण भी विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार किया है। मतलब जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो इस तरह रूसो ने बताया कि पाठ्यक्रम का निरूपण भी, पाठ्यक्रम को जो बनाना है उसको किस तरह बनाया जाए कि वो विकास की विभिन्न अवस्थाओं, विकास के जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उसके अनुसार किया जाए वो। आगे क्या है, शैशवावस्था के पाठ्यक्रम में, जो शैशवावस्था यानी इन्फेंसी पीरियड है उसके पाठ्यक्रम में बालक के शरीर को दृढ़ करने वाली, मतलब बालक का जो शरीर है उसकी फिजिकल जो एक तरीके से स्किल है उसको करने वाली क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, जैसे चलने फिरने या अभ्यास करने को इसके अंदर इम्पोर्टेंट माना जाना चाहिए। आगे क्या है, वार्तालाप के इसके अंदर आगे वार्तालाप के अवसर देने चाहिए, बच्चों को खेलने के अवसर देने चाहिए। और अगला क्या है, पहले तो हमने इन्फेंसी पीरियड देख लिया, अब इसमें क्या है, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड पीरियड। तो बाल्यावस्था में बालक को ज्ञानेंद्रियों की सहायता से स्वयं अनुभव करने देना चाहिए, मतलब बालक की जो सेंसेस होती हैं उससे उसको स्वयं एक्सपीरियंस करना चाहिए, सेल्फ एक्सपीरियंस करना चाहिए किसी भी चीज को लेकर। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, तैरना, स्विमिंग करना, देखना, उठना, बैठना, खेलना, सुनना इत्यादि करना चाहिए। आगे हम देखेंगे किशोरावस्था में क्या करना चाहिए, करिकुलम में इंक्लूड, किशोरावस्था में व्यवसाय स्वतंत्र होनी चाहिए, मतलब व्यवसाय के अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए किशोरावस्था के टाइम पर, और अपने अनुभव से सीखने का अवसर मिलना चाहिए, अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखने का अवसर मिलना चाहिए। भूगोल, इतिहास, विज्ञान, भाषा, संगीत, सामाजिक शास्त्र, ज्योतिष, कला आदि विषय पढ़ने चाहिए, यानी किसमें, किशोरावस्था में। आगे क्या, युवावस्था में क्या करना चाहिए, युवावस्था में बालक को नैतिक शिक्षा, जो मॉरल एजुकेशन होती है, नैतिक शिक्षा उसकी क्रियाओं के द्वारा ही दी जानी चाहिए। आगे क्या है, उसके चरित्र का विकास होना चाहिए, मतलब उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके स्वयं के अनुभव और क्रियाओं के द्वारा होने देना चाहिए। ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होनी चाहिए, करिकुलम के अंदर। यानी हमने देख लिया इन्फेंसी पीरियड यानी शेषावस्था, उसके बाद देख लिया हमने बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड पीरियड, थर्ड हमने देख लिया किशोरावस्था यानी अडोलेसेंस पीरियड, आगे हमने देख लिया युवावस्था यानी यंग जो एक एज होती है, अडल्ट एज। तो इसके अंदर हमने चारों चीजों को देख लिया, यानी ये चीजें पाठ्यक्रम के अंदर ये विषय इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षण विधि यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या क्या होनी चाहिए रूसो के हिसाब से। तो इसमें फर्स्ट है हमारा प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा, जो टीचिंग मेथड है वो प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा होना चाहिए। सेकंड है शाब्दिक पाठ ना पढ़ाकर, मतलब जो पाठ है उसको सिर्फ ना पढ़ाकर शिक्षा दी जाए। थर्ड है शब्दों का आश्रय हो, मतलब शब्दों को और ज्यादा पढ़ाना चाहिए शब्दों के अनुसार, यानी शब्दों का आश्रय होना चाहिए। फोर्थ है इसके अंदर पुस्तकीय ज्ञान ना दिया जाए, मतलब जो पुस्तकीय ज्ञान है, पुस्तक से रिलेटेड जो ज्ञान है वो ना दिया जाए। फिफ्थ है इसके अंदर शैक्षिक अनुभव, मतलब शैक्षिक अनुभव व्यर्थ नहीं है,
जो शिक्षा का या शैक्षिक अनुभव है टीचर का वो व्यर्थ नहीं है, इसको अधिक महत्व दिया जाए। मतलब जो टीचर है वो अपने अनुभव के द्वारा पढ़ाए बच्चों को। और सिक्स्थ है इसके अंदर व्याख्यान विधि बाधक है, मतलब जो व्याख्यान विधि है वो बाधक है, बच्चों को वो चीजें समझ में नहीं आती तो उनको डायरेक्ट वे में पढ़ाया जाए, व्याख्या विधि से ना पढ़ाया जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर टीचर कैसा होना चाहिए रूसो के अकॉर्डिंग। तो टीचर कैसा होना चाहिए विद्यालय में, रूसो ने शिक्षा में, मतलब रूसो जो है उन्होंने शिक्षा में बालक को केंद्र बनाया है, मतलब बालक जो है वो केंद्र है वहां का, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चों पर आधारित है, बच्चों पर केंद्रित है। तो रूसो ने शिक्षा में बालक को केंद्र बनाया है और उसके मनोवैज्ञानिक विकास की ओर ध्यान दिया गया है। उसकी शिक्षा व्यवस्था जो उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें क्या है, उसमें शिक्षक जो है, शिक्षक का स्थान पथ प्रदर्शक का है, मतलब वो एक तरीके से गाइड है। पथ प्रदर्शक मतलब मार्गदर्शक है। रूसो के अनुसार शिक्षक को बालक की क्रियाओं में बाधक ना होकर सहायक होना चाहिए, मतलब वो बच्चों की क्रियाओं में बाधक ना हो, सहायक हो, उसका एक तरीके से हेल्पर हो, फैसिलिटेटर हो। नेक्स्ट हम देखेंगे विद्यालय कैसा होना चाहिए रूसो के अकॉर्डिंग, उन्होंने क्या कहा विद्यालय के पर्सपेक्टिव में, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। तो इसके अंदर है रूसो समाज और उनकी संस्थाओं से घृणा करता है, मतलब जो रूसो है वो समाज की और उनकी संस्थाओं से घृणा करता है, जो समाज के द्वारा इंस्टीट्यूट्स खोले जाते हैं उनसे घृणा करता है, क्योंकि उसके अंदर एक तरीके से जैसा कि आज के टाइम पर भी आप देख रहे हो, जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह खुले होते हैं वो किसी भी टाइप के हों तो वो अर्निंग करने के लिए खुले होते हैं, तो वो क्या करते थे, रूसो उनसे घृणा करते थे। इसीलिए उसने जो रूसो है उन्होंने क्या किया, समाज के दूषित वातावरण से दूर रहकर शिक्षा देने के लिए कहा, मतलब जो एक समाज का वातावरण है उससे दूर रहकर शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। रूसो को कहना है कि विद्यालय की व्यवस्था स्वतंत्रता, समानता और मातृ भावना के आधार पर होनी चाहिए, मतलब मातृ भावना अपनी जो मातृभूमि है उसकी भावना के आधार पर, समानता के आधार पर और स्वतंत्रता के आधार पर शिक्षा होनी चाहिए। आगे क्या है, विद्यालय के कार्यों का प्रबंध शिक्षक और बालक दोनों को मिलकर करना चाहिए। विद्यालय का जो कार्य है उसका प्रबंध, उसका मैनेजमेंट किसके द्वारा होना चाहिए, शिक्षक के द्वारा भी और स्टूडेंट यानी बालक के द्वारा भी, दोनों को मिलकर करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुशासन, रूसो के अकॉर्डिंग स्कूल का अनुशासन, विद्यालय का अनुशासन कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। रूसो का कहना है कि केवल स्वतंत्र वातावरण में ही बालक की जो स्वतंत्र वातावरण है उसी में बालक की प्राकृतिक शक्तियों का स्वाभाविक विकास संभव हो सकता है। जो उसका स्वाभाविक विकास है वो संभव हो सकता है कहाँ, प्राकृतिक लेवल पे अगर हम देखें तो वातावरण के अंदर रह के। इसीलिए वह बालक को बाह्य हस्तक्षेप से दूर रखना चाहते थे, मतलब बाहर के हस्तक्षेप से दूर रखना चाहते थे, तथा उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन या नियंत्रण नहीं होना चाहिए, मतलब बच्चे के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए, कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उनका विचार है, उनका जो विचार है, उनके जो थॉट्स है वो क्या है कि बालक दंड और दंड के कारण को नहीं समझ सकता, कि आप उसको अगर दंड दे रहे हैं तो वो दंड को और दंड के कारण को नहीं समझ सकता, इसीलिए उसको अनुशासन में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा के बारे में रूसो ने क्या कहा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो स्त्री शिक्षा जो है, वुमेन एजुकेशन जो है, उसमें है रूसो के अनुसार स्त्री का कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है, मतलब इनका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव था स्त्री शिक्षा को लेकर। रूसो के अनुसार स्त्री जो है वो किसी भी स्वतंत्रता, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व उसका नहीं है, उसकी जो पर्सनैलिटी है एक फ्रीडम में वो नहीं रह सकती। आगे क्या है, वह तो पुरुष की प्रकृति, जो पुरुष की जो प्रकृति होती है, पुरुष का जो नेचर होता है उसका पूरक मात्र है, मतलब उसको पूरा करने के लिए उसका जन्म हुआ है सिर्फ। आगे क्या है, स्त्री का जन्म पुरुष को प्रसन्न रखने हेतु हुआ है। स्त्री का जो जन्म है, उसका जो बर्थ है वो क्यों हुआ है, ताकि वो किसी भी पुरुष को प्रसन्न रख सके। उसे गृह कार्य में निपुण बनने की शिक्षा देनी चाहिए, मतलब जो स्त्री है उसको क्या करना चाहिए, सिर्फ गृह कार्य में, घर के काम में, घरेलू काम में उसको सिर्फ निपुण होना चाहिए। उसकी जो ट्रेनिंग भी हो या घर में ही वो कुछ सीख रही है तो उसको किस कार्य में अच्छा होना चाहिए, सिर्फ घर के कार्य में अच्छा होना चाहिए। रूसो के स्त्री शिक्षा हेतु अत्यंत ही संकुचित, सीमित तथा अव्यवहारिक है, मतलब जो रूसो के विचार हैं वो स्त्री शिक्षा को लेकर क्या है, बहुत ही संकुचित है, सीमित है और अव्यवहारिक है। इन्होंने स्त्री शिक्षा को बिल्कुल भी बढ़ावा देने का कार्य नहीं किया। इन्होंने हमेशा ये चाहा कि स्त्री जो है वो सिर्फ एक
पुरुष का पूरक मात्र है। उसके लिए उसको जो स्त्री का जन्म हुआ है वो सिर्फ पुरुष को प्रसन्न करने के लिए है और उसको पूरा करने के लिए है, और उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है, उसका कोई वैसा अस्तित्व नहीं है जो वो बाहर जाकर कोई काम भी कर सके या कोई भी किसी प्रकार की भी शिक्षा ग्रहण कर सके। सो फ्रेंड्स, आज हमने हमारा टॉपिक पूरा किया, जिस टॉपिक का टाइटल था रूसो का शिक्षा दर्शन, मतलब जो एजुकेशनल फिलोसफी है वो किसकी है, ये रूसो की, और ये एक वेस्टर्न फिलोसोफर थे, पाश्चात्य दर्शन को फॉलो करते थे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए थे, जिसके अंदर आपने देखा जो रूसो हैं उनका जीवन, उनका कार्य क्या था, रूसो का दर्शन क्या था, रूसो का शैक्षिक दर्शन क्या था, रूसो महिलाओं के लिए क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे, रूसो के हिसाब से विद्यालय कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, विद्यालय एक स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, मेथड्स कैसे होने चाहिए, टीचिंग मेथड्स, और जो एक डिसिप्लिन है स्कूल का वो कैसा होना चाहिए, और इन्होंने किस किस तरीके से बच्चों के लिए किन किन भागों में उनकी शिक्षा को बांटा, जिसके अंदर मैंने इन्फेंसी पीरियड, चाइल्डहुड पीरियड, एडोलेसेंस पीरियड, और एक तरीके से मैंने क्या बताया, अडल्ट पीरियड। हाँ, 4 पीरियड मैंने आपको बताए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।